अच्छा, अब आगे जो हमारे पास 2 चैप्टर हैं वो आपके पास ओवरऑल जितने भी बैक्टीरिया आपके पास दिए हुए हैं ना ग्रुप में, उनकी समरी है एक तरह से, ठीक है। तो आपके पास ये प्रॉफ से पहले काम आएगी, ठीक है। जब आप याद कर लोगे सारा कुछ, उसके बाद एक दफ़ा इससे गो थ्रू कर लेना इन 2 पेजेस से, ठीक है। तो इनमें हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं वो सारे दिए हुए हैं, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले आपके पास बैक्टीरिया लिखा हुआ है इधर। उस बैक्टीरिया का मैकेनिज़्म दिया हुआ है कि वो किस तरह करता है सारा कुछ। टॉक्सिन क्या प्रोड्यूस करता है, ये जो सारे हैं ना अभी ये एक्सोटॉक्सिन वाले हैं यहाँ पे, और अगले पेज पे भी। और मैनिफेस्टेशन फिर क्या क्या आती है आगे, ठीक हो गया। अगर ये आप टेबल याद कर लोगे आपकी काफ़ी हद तक हेल्प हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स जो हैं वो आपके पास हैं 4। सबसे पहले कॉनिबैक्टीरियम डिप्थीरिया, उसका मैकेनिज़्म क्या है। अच्छा, ये जो 2 हैं ना, अब इनको भी आगे से ग्रुपिंग में किया हुआ है। इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, उसमें आपके पास 4 आ गए हैं, ठीक है। और उनमें से 2 का मैकेनिज़्म एक जैसा है, 2 का मैकेनिज़्म एक जैसा है। ये जो कॉनिबैक्टीरियम डिप्थीरिया और स्यूडोमोनास एराग्नोसा है ना, इनका मैकेनिज़्म एक ही है। ये करते हैं इनएक्टिवेशन ऑफ इलोंगेशन फैक्टर 2। और जो शिगेल्ला है और इंटेरो हेमोरेजिक इकोलाई, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक जैसा है। ये करते हैं इनएक्टिवेट 60S राइबोसोम बाय क्लीविंग आरएनए, ठीक हो गया। अब कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया कौन सा टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, डिप्थीरिया टॉक्सिन। सीडोमोनास एराग्नोसा एक्सोटॉक्सिन ए प्रोड्यूस करता है। उसके बाद शिगेल्ला शिगा टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। और आपके पास इंटेरो हेमोरेजिक इकोलाई है, वो आपके पास शिगा लाइक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया की वजह से आपके पास क्या होता है, ऑब्वियसली फ्रेंजाइटिस आ जाता है, ठीक हो गया। स्यूडो मेम्ब्रेन होता है इन थ्रोट। जब भी आप उस बच्चे की थ्रोट देखते हो टंग डिप्रेस करके, तो आपके पास जो है ना प्रॉपर टॉन्सिल्स के ऊपर पूरी कवरिंग आपके पास नज़र आ रही होती है एक स्यूडो मेम्ब्रेन की, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास क्या होता है, सीडोमोनास एराग्नोसा, ठीक है, ये होस्ट सेल डेथ करवा देता है। उसके बाद आपके पास शिगेल्ला आ गया है, वो क्या करता है, शिगेल्ला डायसेंट्री करवा देता है। डायसेंट्री आपको पता है ब्लडी डायरिया को कहते हैं। उसके बाद इन्वेड करता है होस्ट सेल को और हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम करवा देता है, ठीक हो गया। इंटीरियो हेमोरेजिक इकोलाइज है वो भी डायसेंट्री करवाता है, ब्लडी डायरिया, मगर ये इन्वेड नहीं करता होस्ट सेल को, और ये भी हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम करवा देता है, ठीक है। तो ये आपके पास चारों वो बैक्टीरिया हैं जो इनहिबिट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। इनमें 2 का मैकेनिज्म ऊपर वालों का एक जैसा है और 2 का नीचे वालों का एक जैसा है। उसके बाद आगे हम अच्छा जी, ये जो आपके पास दूसरा आपके पास शुरू हो रहे हैं, इसमें 5 है आपके पास बैक्टीरिया जो फ्लूइड सिक्रीशन इंक्रीज़ कर जाते हैं, ठीक है। इनमें आपके पास जो है एंटीरोटॉक्सिजेनिक जो है वो है तो एक ही, ठीक है, मगर उनमें से आप कह सकते हो टाइप्स 2 होती हैं। एक हीट लेबाइल होता है और एक हीट स्टेबल होता है, और उसकी वजह से जो है उनके दोनों के मैकेनिज्म एक्शन जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है। वैसे एंटीरोटॉक्सिजेनिक इकोलाई जो है वो वाटरी डायरिया ही करवाता है, ठीक है। इंटीरो हेमोरेजिक जो था वो डायसेंट्री करवाता था, ब्लडी डायरिया। इंटीरो हेमोरेजिक वो वाला है O157H7, इसका स्ट्रेन होता है शायद, ये सबसे ज़्यादा फेमस होता है ना इंटीरो हेमोरेजिक इकोलाई का, ये आपके पास अक्सर MCQ में आ जाता है। अच्छा, इंटीरो टॉक्सिजेनिक इकोलाई हो गया, फ्लूइड सिक्रीशन जो इंक्रीज़ करवाता है। यर्सीनिया हो गया, बैसिलस एंथ्रेसिस हो गया, विब्रियो कॉलरिया हो गया, ठीक है। तो एक तरह से आपके पास 4 हो गए। इंटीरोटॉक्सिजेनिक के आगे से 2 है, हीट लेबाइल और हीट स्टेबल टॉक्सिन, ठीक हो गया। इंटीरोटॉक्सिजेनिक इकोलाई जो हीट लेबाइल होता है वो आपके पास क्या करता है, ओवर एक्टिवेट्स एडिनल साइक्लेस कैम्प को इंक्रीज़ करवाता है और क्लोरीन और वाटर की सिक्रीशन इंक्रीज़ करवा देता है, ठीक है। और जो हीट स्टेबल टॉक्सिन होता है वो आपके पास ओवर एक्ट करता है, एक्टिवेट करता है गुआनाइल साइक्लेस को, CGMP इंक्रीज़ करता है और डिक्रीज रिजॉर्प्शन ऑफ NaCl एंड H2 इन द गट करवाता है। और यर्सीनिया जो है उसका भी यही मैकेनिज्म एक्शन है। हीट स्टेबल इंटीरोजेनिक इकोलाई, सॉरी हीट स्टेबल इंटीरोटॉक्सिजेनिक इकोलाई, और यर्सीनिया इंटीरोकोलेटिका जो है उसका एक ही जैसा मैकेनिज्म एक्शन है, ठीक है। और ये वाटरी डायरिया करवाएगा इंटीरोटॉक्सिजेनिक के दोनों स्ट्रेन्स, मगर जो आपका यर्सीनिया है वो आपके पास ब्लडी डायरिया करवाता है, डायसेंट्री, और वो इन्वेट करता है होस्ट सेल को, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें याद करनी है, ये आप गौर से एक दफ़ा देखना तो आपको समझ आ जाएगा जो इधर लिखा हुआ है। उसके बाद आपके पास है बैसिलस एंथ्रेसिस, वो आप क्या पास क्या करता है, कैम्प इंक्रीज़ करवाता है। और विब्रियो कॉलरिया जो है वो भी आपके पास कैम्प इंक्रीज़ करवाता है, ठीक है, CAMP इंक्रीज़ करवाता है। उसके बाद क्लोरीन और वाटर की सिक्रीशन ये इंक्रीज़ कराता है विब्रियो कॉलरिया, ठीक है। बैसिलस एंथ्रेसिस का कौन सा टॉक्सिन है, एडिमा फैक्टर, और विब्रियो कॉलरिया का क्या है, कॉलरिया टॉक्सिन, ठीक है।
बैसिलस एंथ्रेसिस क्या करवाता है? एडिमेटस बॉर्डर ऑफ ब्लैक स्टर इन क्यूटेनियस एंथ्रैक्स, ठीक है। क्यूटेनियस एंथ्रैक्स जो है इसकी बुक में पिक्चर भी दी हुई है, ठीक है। तो आपके पास एक ब्लैक स्कर बनवा देता है, ठीक है। और विब्रियो कॉलिया जो है ये राइस वाटर डायरिया करवाता है, ठीक है, वाटरी डायरिया। ये एमसीक्यू आपके पास आता है, राइस वाटर डायरिया किसकी वजह से होता है, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास इनहिबिट फेगोसाइटिक एबिलिटी, ये आपके पास एक ही करवाता है, ये बॉडीटेला परस्यूटस, ठीक है। और ये भी कैंप इंक्रीज करवा देता है। उसके बाद इसका टॉक्सिन कौन सा है? परस्यूटस टॉक्सिन, और ये करवाता है वूपिंग कफ, ठीक हो गया। उसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज जो इनहिबिट करवाते हैं वो आपके पास दो हैं, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी है और क्लोस्ट्रीडियम बोचुलियम है, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम टेटनी जो है वो प्रिवेंट द रिलीज ऑफ इनहिबिटरी गैबा एंड ग्लाइसिन न्यूरोट्रांसमीटर इन स्पाइनल कॉर्ड, और क्लोस्ट्रीडियम बोचुलियम जो है वो क्या करता है? क्लीव स्नेर प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज, ठीक है। इन दोनों के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग अलग है। और क्लोस्ट्रीडियम बोचुलियम जो है वो प्रिवेंट रिलीज ऑफ स्टिमुलेटरी एसीएच एसिटाइलकोलिन एट मस्कुलोस्केलेटल साइनैप्स, ठीक हो गया। तो ये जो दो, एक मिनट, ये जो दो चीज़ें हैं, एक ये और एक ये बोचुलियम के लिए और ये जो है टेटनी के लिए, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम टेटनी क्या करता है? इसका टॉक्सिन क्या होता है? टेटनोस्पेज्मिन होता है। और बोचुलिनम का कौन सा होता है? बोचुलिनम टॉक्सिन, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम टेटनी जो होता है वो करवाता है स्पेस्टिक पैरालिसिस, और वो जो क्लोस्ट्रीडियम बोचुलिनम है वो करवाता है फ्लैसिड पैरालिसिस, ठीक है। फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम भी करवाता है ये। और जो टेटनी है वो आपके पास मसल रिजिडिटी एंड लॉक जा करवाता है, ठीक है। ये भी आप गौर से पढ़ना, ये सारे दिए हुए हैं। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है? अगला पेज। अगले पेज में आपके पास ये भी सारे एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करवाते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। इनमें से जो सेल मेम्ब्रेन की लाइसिस करवाते हैं वो है क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस एंड स्ट्रेप्टोकोकस पायजीन्स, और जो सुपर एंटीजन रिलीज करवाते हैं और शॉक करवाते हैं वो आपके पास स्ट्रेप्टोकोकस पायजीन्स है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस जो है वो आपके पास सेल मेम्ब्रेन लाइस कैसे करवाएगा? फॉस्फोलाइपेज रिलीज करवाता है जो आपके पास टिश्यू और सेल मेम्ब्रेन को डिग्रेड करता है। और स्ट्रेप्टोकोकस पायजीन्स जो है वो प्रोटीन रिलीज करता है जो डिग्रेड करता है सेल मेम्ब्रेन को। क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस क्या रिलीज करता है? अल्फा टॉक्सिन, और स्ट्रेप्टोकोकस पायजीन्स क्या करता है? स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ। क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस की कौन कौन सी मैनिफेस्टेशन आगे आती हैं? गैस गैंग्रीन आ जाती है, हीमोलाइसिस हो जाती है, ठीक है। और स्ट्रेप्टोकोकस पायजीन्स जो होते हैं वो आरबीसी की लाइसिस करवा देते हैं, ठीक हो गया। सुपर एंटीजन जो शॉक करवाते हैं आगे से, उसमें स्ट्रेप्टोकोकस पायजीन्स जो होता है उसका मैकेनिज्म एक्शन है, ठीक है, वो आपके पास इंटरफेरोन गैमा ज़्यादा रिलीज़ करता है और इंटरल्यूकिन 2 ज़्यादा रिलीज़ करता है जिसकी वजह से शॉक हो जाता है, ठीक है। और स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का भी इसी तरह का कोई मैकेनिज्म है। स्ट्रेप्टोकोकस पायजीन्स जो है वो एक्सोटॉक्सिन ए रिलीज़ करता है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो है वो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन रिलीज़ करता है, ठीक है। और दोनों क्या करते हैं? आपके पास ऑब्वियसली रैश, फीवर, शॉक, ये सारा कुछ करवा देते हैं, ठीक हो गया। तो ये सारे आपके पास एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया हैं, ये आपने याद करना है।